नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे लोकतंत्र, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मोदी 2.0 सरकार के इस अंतरिम बजट में करदाताओं को खुश करने के लिए बहुत कुछ नहीं मिला। वैसे पीएम मोदी किसान, युवाओं, महिलाओं, गरीबों पर खास फोकस की बात करते हैं, जिसका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बजट में अनुमोदन किया। बजट रखने से पहले निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 5 साल बेहद अहम है। ये अभूतपूर्व विकास और 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के सुनहरे पल होंगे। वैसे बजट में इसका क्या रोड मैप है, ये अभी भी साफ नहीं है। उधर विपक्ष ने बजट के बहाने मोदी सरकार पर हमला करने में कोई कोताही नहीं बरती। आज हम बजट को समझेंगे और उसकी सियासत को भी समझने की कोशिश करेंगे। इस रिपोर्ट को देखें। निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मोदी सरकार का दूसरा अंतरिम बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश करते हुए केंद्र की मोदी सरकार की कई उपलब्धियों को गिनाया और विकास और जनता का बजट बताया। On governance, this budget speaks from a position where we have delivered on development, we better managed the economy with correct intentions, correct policies, and correct decisions. So it's a governance with care, conviction, and confidence. If that stood for the GDP's G, the D stands for people living better, earning better, and having high aspirations for the future. And if I move to the P, the performance, 3 consecutive years of 7% growth. Fastest growing economy in G20, all parts of the country participating in the growth. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री के भाषण के समापन के बाद अपनी सरकार के अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए इस देश के भविष्य के निर्माण का बजट बताया। मोदी ने कहा कि ये बजट विकसित भारत के चारों स्तंभों युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को सशक्त करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं बजट के बाद विपक्षी दलों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को निशाने पर लिया और तीखे हमले किए। तो उम्मीद यही है कि जो 10 साल पहले वादा किया था देश की जनता के साथ, 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, अब महंगाई से लोग रोज जूझ रहे हैं। रिकॉर्ड ब्रेकिंग महंगाई है, पर केंद्र सरकार उस पर संज्ञान नहीं ले रही है। आप गरीब की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं 23 करोड़ को गरीबी से बाहर निकाल दिया। कोरोना का ग्राफ कहता है कि 23 करोड़ लगभग 27 करोड़ को आपने गरीबी रेखा से नीचे कर दिया। तो इनके आंकड़े क्या हैं और लोगों को क्या समझाते हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, इनके कुछ प्रतिभाशाली लोग हैं जो भाषण में लोगों को गुमराह कर देते हैं। ये जितने IIT IIM कर रहे हैं या फॉर दैट मैटर शिक्षा के क्षेत्र में ये जितने मर्सी पिटीशन के मंत्रीगण हैं जो आज उनको इशारा किया गया है, दबाव डाला गया है कि स्तुति गान करो बजट की या सरकार की, वो सारे स्तुति गान कर रहे हैं। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आक्रामक अंदाज में नजर आए थे और संसद के बाहर प्रधानमंत्री ने विपक्ष को अच्छे रवैये की नसीहत दी थी और एनडीए की जीत की हैट्रिक लगाने का भरोसा भी दिया था। बजट अंतरिम था, इसीलिए चुनावी पूरी तरह से नहीं हो सका। ऐसे में बजट से ज्यादा मोदी सरकार के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर जनता वोट डालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
तो दरअसल ये बजट जो है उसमें जनता जो उम्मीद कर रही थी कि लोक लुभावन जो बजट है वो होना चाहिए, क्योंकि सरकार का अंतरिम बजट है इस सरकार का, और ऐसे में ये कोशिश यहाँ पर सरकार की तरफ से अमूमन होती है कि ऐसा बजट पेश किया जाए जिससे कि जनता को लुभाया जा सके। लेकिन ऐसा कुछ मोदी सरकार के इस बजट में, यानी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट में देखने के लिए नहीं मिला। साथ ही आपको बता दें कि अब इस पर सियासत भी हो रही है और सियासत भी खुलकर हो रही है, और ये सियासत सीधे सीधे ये कह रही है और तमाम राजनीतिक पार्टी और विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि मौजूदा वक्त में जो ये बजट पेश किया गया है ये जनता की भलाई के लिए नहीं है, ये लोक लुभावन बजट नहीं है, ये बजट सिर्फ दिखावे का बजट है। तमाम तरह की बातें अब कांग्रेस की तरफ से और तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन आज हम इसको विस्तृत तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल ये जो बजट है इसके क्या मायने निकालें, इस बजट की क्या रूपरेखा है और किस तरह से इस बजट को पेश किया गया है, इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अजय पाठक जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ सुमित मेहरोत्रा जी जुड़ गए हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सुमित जी आपका। आकाश जिंदल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी आपका बहुत स्वागत है। और प्रखर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका भी प्रखर जी बहुत बहुत स्वागत है। सीधे आकाश जी आपसे ही इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। आज का बजट अर्थव्यवस्था के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण और क्या खास लगा आपको? अर्थव्यवस्था के हिसाब से बजट बहुत ही बढ़िया, वोट ऑन अकाउंट बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीजें दी गई हैं जो आम आदमी के फायदे की हैं। जैसे आम आदमी को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी। आम आदमी को क्या चाहिए? मिडिल क्लास को एम्प्लॉयमेंट और सैलरी में इंक्रीमेंट। अब 3 नए रेल कॉरिडोर बनाए गए हैं। पहले दिन से जब से इनका निर्माण शुरू होगा लोगों को हर लेवल पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जब ये बन जाएंगे तो इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग को बहुत फायदा होगा, और मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा जॉब्स देती है, क्योंकि अब जो है रॉ मटेरियल जो है फैक्ट्री तक जल्दी पहुंचेगा और फैक्ट्री से पोर्ट तक एक्सपोर्ट होने के लिए जल्दी पहुंचेगा और मैसिव जॉब जनरेशन होगा। चाइना ने जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया था 2000 के शुरू में, इसी तरह के स्टेप्स लिए थे। अब उसी रास्ते पे बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत ग्रो कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार जो है लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है। इकोनॉमिस्ट में सरकार को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशमंडल.in का मानना है कि ये सरकार लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके, इसीलिए हमने देखा है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से 24 करोड़ 80 लाख लोग बाहर निकले हैं। उसका मतलब क्या है कि वो मेरे गरीब भाई बहन जिनको पहले हेल्थ की फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, जिनके बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल रही थी, जिनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है की फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज नहीं थी, उनको वो जिन चीजों से वंचित थे उनको वो सब सुविधाएं मिलना शुरू हो गई है। ये एक रिकॉर्डेड डेटा है। तो ये सरकार ने प्रूव किया है, मोदी गवर्नमेंट ने, कि पिछले 9 साल से इंक्लूसिव ग्रोथ, खासकर जो मेरे गरीब भाई बहन है, जो हमारा ऐसा तबका है जिनको फैसिलिटी नहीं थी, उनका ध्यान रखा गया है। अब आ जाइए दूसरी चीज पे, सोलर एनर्जी पे बहुत फोकस रखा गया है। उससे क्या फायदा होगा? क्रूड ऑयल पे हमारा बहुत सा फॉरेक्स लगता है, अब वो फॉरेक्स कुछ हद तक बच जाएगा, क्योंकि सोलर एनर्जी से जो जनरेटर्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं और डीजल कंज्यूम करते हैं, वो डीजल की अब रिक्वायरमेंट उतनी नहीं रहेगी। क्रूड ऑयल में हमारा फॉरेक्स जाया होता है, वो फॉरेक्स बच जाएगा, फॉरेक्स रिजर्व हमारे बढ़ जाएंगे। साथ ही ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट की वॉलेटिलिटी पे हम जो है डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है जो इकोनॉमी में ऐड करेगी। अब उसके बाद आ जाइए अब R&D के ऊपर, रिसर्च के ऊपर बहुत मोटा एलोकेशन किया गया है। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान अपनी रिसर्च करेगा, अपनी डेवलपमेंट करेगा, जिससे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी। आज इंडिया की इकोनॉमी का आपको कुछ मैं डेटा देना चाहता हूँ। आज की तारीख में आप देखिए कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। आज की तारीख में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हमसे बड़ी जितनी भी इकोनॉमीज हैं, चाहे अमेरिका है, चाहे चाइना है, चाहे जर्मनी और चाहे जापान है, उनकी जीडीपी ग्रोथ हमसे कहीं ज्यादा ठीक है। मतलब आपके हिसाब से आप इस बजट को कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं इसको 9.5 नंबर दूंगा, इसलिए क्योंकि वोट ऑन अकाउंट में जो कुछ किया जा सकता था उसके हिसाब से 9.5। अगर आप फुल बजट की बात करें तो फुल बजट वाला तो ये मौका ही नहीं था, तो वोट ऑन अकाउंट में जो कुछ पॉसिबिलिटीज थी उसके हिसाब से
एक्सीलेंट, मेरिटोरियस जो है वोट ऑन अकाउंट है। जितनी पॉसिबिलिटीज वोट ऑन अकाउंट में हो सकती है उसके हिसाब से ठीक है। 10 में से 9.5 बहुत बहुत बढ़िया नंबर। ठीक है प्रखर जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ। सर सवाल इस बात को लेकर है कि आज भी अगर आपको ये लगता है, देखिए 9.5 नंबर दे रहे हैं 10 में से अर्थशास्त्री जिसे जो किसी भी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो कह रहे हैं कि 10 में से 9.5 नंबर मैं इस बजट को देता हूँ, बहुत बेहतरीन बजट है, इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। लेकिन आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि गरीब, दलित और किसानों के साथ एक बार फिर से मोदी सरकार ने धोखा किया है? देखिए, पार्लियामेंट का डेटा है, अर्थशास्त्री क्या बोलते हैं ये उनकी अपनी राय हो सकती है कि कौन से अर्थशास्त्र से बोल रहे हैं, बट जो पार्लियामेंट का डेटा कहता है कि देश में हर घंटे 2 नौजवान और 1 किसान आत्महत्या कर रहा है। मुझे उम्मीद थी इस बजट से कि आज शायद सिलेंडर 400 रुपए का कर देंगे, मुझे उम्मीद थी कि समर्थन मूल्य का कानून लगा देंगे। और देखिए, आज सदन में निर्मला सीतारमण जी ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि देश के 11 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि भेज दी गई है। और इनका देखिए जादूगरी देखिए कि सरकार ने लास्ट में आखिरी किस्त में 2,50,000 किसानों की नाम काट दिया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट में 8 अगस्त 2023 के डेटा में सरकार ने खुद ये पेश किया है। पार्लियामेंट कमेटी ऑन डिफेंस ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी जिसमें डिफेंस का बजट लगभग 4 लाख करोड़ का है, उसमें खाली 65% हिस्सा गवर्नमेंट ने यूज किया, उसके आगे खर्च ही नहीं किया, वापस कर दिया। और यही एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का डेटा पार्लियामेंट में भेजा गया तो उसमें 1,05,000 करोड़ सरेंडर कर दिए, यूज ही नहीं किया। यहाँ देश का किसान आत्महत्या कर रहा है और ये अपना पैसा यूज नहीं कर रहे हैं। अब मैं आता हूं, देश में बहुत बड़ा एक संकट एमएसएमई के साथ चल रहा है। एमएसएमई का जो कंट्रीब्यूशन है वो देश के एक्सपोर्ट में लगभग 45% है और जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो लगभग 40% है, जिसको इस सरकार ने कोलैप्स कर दिया है। चाइना से 119 बिलियन डॉलर्स का 119 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट हुआ। चाइना से हमारा इंपोर्ट पिछले साल से 22% ज्यादा बढ़ा दिया है। और जो हम मोदी सरकार के इस बजट को 10 में से कितने नंबर देंगे बताइए ना। सुनिए, अरे इसमें तो नंबर क्या, यहाँ किसान परेशान, इस देश में डेटा है कि 45% कुछ तो नंबर देंगे, 1 देंगे, 0 देंगे, 4 देंगे, 5 देंगे, कितने नंबर देंगे 10 में से? अरे भयावह स्थिति है, नंबर से भी माइनस में चले जाएंगे ये लोग। इस देश में 45% युवा है जो 25 साल से कम का है, वो बेरोजगार है। 80 करोड़ से ऊपर जो लोग हैं वो 2 वक्त तक। लेकिन अर्थव्यवस्था के हिसाब से तो ये बजट बहुत बेहतर बताया जा रहा है, कह रहे कि इसमें तो रोजगार मिलेगा, सैलरी इंक्रीमेंट होगी और लोगों को क्या चाहिए, उनको रोजगार मिले, सैलरी इंक्रीमेंट हो। यहाँ लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, आय दुगनी करती है। तो पिछले 10 साल से बोल रहे हैं कि किसान की आय दुगनी होगी। देखिए ये बात तो है। अजय जी मैं आपका रुख कर लेती हूँ। सर ये बात तो है कि देखिए आप लोगों ने तो कहा था 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, हुआ का नहीं हो पाई। आपने कहा था कि अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन किस संदर्भ में आए ये भी तो हमें समझा दीजिए। आज ये कह रहे हैं कि धोखा हो गया है किसानों के साथ, दलितों के साथ, गरीबों के साथ, और अब अगर 10 में से नंबर देने पड़े तो माइनस में चले जाएगी मोदी सरकार। देखिए ये नेहा जी, ये कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए। विपक्ष का काम है निगेटिव चीज ही बोलना और निगेटिव चीज ही कहना। बाकी जो दुनिया भर के अर्थशास्त्री हैं या भारत में जो अर्थशास्त्री हैं, उन सभी लोगों ने इस बजट की सराहना की है। विपक्ष का काम है इस तरह की अनर्गल बातें करना और इस तरह की चीजों को प्रस्तुत करना। आज आप ये सोचिए कि जो 10 साल की सरकार है उसने जो ये आज इस लोकसभा का अंतरिम बजट पेश किया है, इसमें सारे सेक्टर को कोई ऐसी घोषणा प्रधानमंत्री ने नहीं किया है जो 2014 से पहले होती थी कि आप 4 साल कुछ भी मत करिए और लास्ट के समय आकर के किसान का ये माफ कर दीजिए, इसका ये माफ कर दीजिए, उसका वो माफ, दुनिया भर की सब्सिडी दे दीजिए, दुनिया भर की चीजें कर दीजिए। मोदी सरकार को अपने 5 साल के कामों पे ये विश्वास है कि हमने जो काम किया है इसके भरोसे हम जनता के बीच में जाएंगे। लेकिन सर ये तो उम्मीद थी ना कि कुछ राहत मिलेगी, महंगाई से राहत मिलेगी, नौकरी पेशा लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि टैक्स स्लैब में राहत मिलेगी, वहाँ कुछ राहत नहीं मिली ना सर।
आज 3 करोड़ दीदी को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आज नए 3 कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। तो आयुष्मान भारत से आंगनवाड़ी महिलाओं को और आशा वर्कर को जोड़ने का काम किया गया है। उसके अलावा सोलर पैनल 1 करोड़ लोगों को के छतों पे वो बजट में हमने देख लिया क्या क्या किया गया। प्रखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रखर जी, ये सारी चीजें सुन लेते हैं, आप सुन लेते हैं। सभी चीजें उस भारत के बीच में मत बोलिए, नहीं तो मैं आपके बीच में बोलूंगा। आप बराबर बीच में बोलते जाए। नहीं, मैंने बोला है कहने के लिए। नेहा जी ने जब बोला तब मैं बोला। हाँ। पहली चीज देखिए, इन्होंने इनके और उनमें हमें अंतर है। अंतर क्या है? हमने किसानों का लाखों करोड़ माफ किया था, इन्होंने अपने उद्योगपतियों दोस्तों का माफ कर दिया। तो अंतर है इनके। हमने किसानों IMF का डेटा करने का काम किया है, किसानों को समृद्ध बनाने का काम किया है। हम उनको लॉलीपॉप देने का काम नहीं करते हैं, उनको लॉलीपॉप दे दे। 4 साल किसानों के लिए कोई काम न करे और 3 महीने के लिए किसानों को आए हाथ में, तो उनको लॉलीपॉप देकर फिर अपने घर में चले जाए और उसका फायदा आपने जो देते ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं करते सर, एक एक करके बोलिए ना प्लीज। नहीं, इस तरह से नहीं, ऐसे नहीं, एक एक करके अपनी बात को रखिए। पहले प्रखर जी अपनी बात रख लेंगे, फिर मैं आपका रुख करूंगी। प्रखर जी अपनी बात समाप्त करें 10 सेकंड। देखिए, IMF ने कहा है कि हमारा डेब्ट टू जीडीपी का रेशियो 80% बढ़ गया है, क्योंकि हमारा देश का कर्जा 2.5 लाख करोड़ पहुंच गया। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने कहा कि किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार में नहीं कर रहे थे क्या? तो हमने माफ नहीं किया था कर्जा? नहीं, आत्महत्या हो रही थी या नहीं हो रही थी? एक रिपोर्ट तो ये भी आई थी जब ये कहा गया था कि मोदी सरकार में किसानों की आत्महत्याएं कम हो रही है। गया था। आप कंपेयर कर लीजिए, आज कितनी ये दाम बढ़ाते और हमारे टाइम का बढ़ा दिए, लगभग दुगना दाम हमने बढ़ा दिया। किसान जब कर्जा नहीं दे पा रहे थे तो उनका कर्जा माफ किया। मोदी सरकार नहीं कर रही, गरीबी रेखा से ऊपर रह गए। हाँ। और ये आज के टाइम पर 80 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों का को इस लायक बना दिया कि 2 वक्त तक खाना नहीं कर पा रहे। सरकार को देखिए, ये चीजें तो है। हंगर इंडेक्स में भारत की अब कहाँ पे स्थान है, इस बात को आपको समझना होगा। अजय जी, इन तमाम चीजों को तो ना आप झुटला सकते हैं ना। गरीबों को राहत देनी होगी। ये कहाँ पे, आप मुझे बताइए कि कौन कौन से ऐसे बिंदु है जहां पर आप ये कहेंगे कि नहीं देखिए हमने तो गरीबों के लिए सुना, हमने तो युवाओं के लिए रोजगार कैसे जनरेट होगा, बता दीजिए। ये जो आपका बजट है, ये क्या रोड मैप जाहिर करता है, मुझे बता दीजिए ना सर, कैसे रोजगार निकलेगा? 4,000 जो इसमें आकाश जी, मैं आती हूँ 1 सेकंड। 40,000 सुनिए ना मेरी बात। 40,000 नई बोगियां बनेंगी, उससे रेलवे में 40,000 नई बोगियां बनाई जाएंगी, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा क्या? 3 नए कॉरिडोर बनाए जाएंगे अलग अलग, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा क्या? उसके थ्रू सारे के सारे स्कीम से लेकर 42 मटेरियल उसमें रहते हैं। ट्रेन की बोगियों से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। आज इंफ्रास्ट्रक्चर, अरे बताइए, ट्रेन की बोगियों से आप कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे? क्या आप बताइए, ट्रेन की बोगियां बनाने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने का फॉर्मूला बताइए। आप बताइए जरा। अरे अजय पाठक जी बताइए, अजय पाठक जी सीधे बताइए, ट्रेन की बोगियों को बनाने से एक रुक जाइए। चलो ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, सुमित जी का रुख कर लेते हैं। सुमित जी, टीएमसी को क्यों नहीं भा रहा ये बजट? देखिए, तो कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा बजट है, जनता की भलाई के लिए बजट है। नेहा जी मेरी बात पूरी, मैं जी आ रही हूँ ना। आपकी बातें सुन रहे थे सर इतनी देर से, आप ही की बातें सुन रहे हैं। सत्ता में भी आप ही तो बोलते हैं। अब विपक्ष की भी सुन लेते हैं। सुमित जी जल्दी से। नेहा जी देखिए, सर वही आपने कहा जल्दी से। अरे भाई भाजपा के आराम से रखिए, चलिए सर आराम से रखिए अपनी बात। अरे नेहा जी, जनता के आगे कुछ अच्छी बात रखना चाह रहे हैं ना। आज बजट कितना बढ़िया आया है, आप जरा सी बात पे कूदने लगे हैं। आप देखिए कितना बढ़िया बजट है, इधर तो खुश होना चाहिए था। खुशी है नहीं चेहरे पे, देखिए आज आप चेहरा देखिए इनका क्या बोल रहा है, इसी से पता लग रहा है क्या कितना बढ़िया बजट आया है। जनता से देने की जगह जनता से लेने का बजट आया है। 2014 के बाद इन्होंने बोला था हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे, और हमारे वित्त मंत्री, पूर्व वित्त मंत्री भाजपा के अरुण जेटली जी कहते कि चलेगा इस समय दुनिया में नहीं है कि हम पेट्रोल और डीजल के ऊपर जीएसटी लगाएंगे, जीएसटी में लेकर जाएंगे। उसे बाहर रखा है आज तक, उसे क्यों नहीं लाते हैं? युवाओं के हाथ में क्या किया? बाबा जी का घंटा क्या बजाते रहिए, हम आपको देंगे कुछ नहीं।
देने के लिए कुछ नहीं है, वहां से लेने का है। अरे भाई, जो बजट आपने दिया है, क्या दिया है? हमारे अर्थशास्त्री जी भी बता रहे थे, हम आकाश जी, हम उनकी बात सुन रहे थे, उन्होंने 9.5 नंबर दे दिए, वो दे दिए, नहीं तो पता नहीं सीबीआई ईडी उनके पास भी पहुंच जाए, पता नहीं क्या हो, तो पता नहीं। आकाश जी डरे हुए इसलिए 9.5 नंबर दे दिए। अरे साहब बिल्कुल देखिए, कहाँ से मुझे आप बताइए, देश की भलाई के बारे में बोले सब लोग डरे हुए हैं नेहा जी। बताइए, जो लोग देश की भलाई के बारे में बोले वो सब लोग डरे हुए हैं। ये सिर्फ ये लोग ही देश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, बाकी देश की जनता जो सरकारें सुन रही है। नहीं, दिक्कतें कहाँ पे, ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं। मुझे ये बताइए, अगर विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए ये तो अच्छा बजट नहीं है, ठीक है, ठीक है। अरे आप हम लोग शांत हो जा रहे हैं, आप ही बोलते रहिए प्रवक्ता साहब, आप ही बताते रहिए, आप शांत हो जाती है। नहीं, सब बोलेंगे, सब बोलेंगे, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। सुमित जी, सुमित जी, सुमित जी, थोड़ा सा ध्यान रखिए, सुमित जी, अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए, कहाँ आपको दिक्कत लगी? आपको क्या लगा, क्या नहीं है इस बजट में, बताइए। नेहा जी बताइए, युवाओं के लिए क्या दिया? युवाओं के लिए ठीक है, युवाओं के लिए क्या दिया? किसानों के लिए क्या दिया? किसानों के लिए 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा था, कहाँ रखा? कहाँ है 2 करोड़ नौकरियां? एम्स देने का वादा था हमारे प्रधानमंत्री। देखिए अभी हम पूछने लगेंगे, देश के प्रधानमंत्री 2014 के बाद से कह रहे हैं हम हर साल विदेश में जाके कहते हैं हर साल नया एम्स और एक IIT बना रहे हैं। आज तक तो कहीं बनाया नहीं है, कहीं बनाया उन्होंने, रखो दीजिए, ये बताते हैं, लिस्ट देते हैं हमें 2014 के बाद से कितने एम्स बनाए हैं और कितने IIT बनाए। हाँ, बनाने की जगह उन्होंने बिगाड़े जरूर है, बंद जरूर करवाए। तो ये केवल और केवल घोषणेबाजी का रह गया है कि आखिरी बजट का आखिरी रहेगा इनका, सरकार नहीं आने वाली है इनकी, आखिरी ही रहेगा और आखिरी ही बन जाएगी। किसानों की हत्या हुई, आपने कहा किसान तो नेहा जी आपने भी कहा कि कांग्रेस के उसमें नहीं हो रहा है। भाई क्या कांग्रेस के अगर उसमें हो रहा था तो आपके उसमें हो रहा है तो क्या शांत बैठे रहेंगे? किसान मरे जा रहा है, किसानों की बात कौन करेगा? सोलर लाइट की आप बात कर रहे थे, क्या सोलर लाइट की आप बात कर रहे हैं? क्या सोलर लाइट लगा दीजिए, हम उसमें 300 यूनिट दे देंगे आपको। अरे युवाओं को रोजगार दीजिए, व्यापारियों की बात करिए ना, लूटने की बात मत करिए, लूटने वाला। आप ये कह रहे हैं कितने IIT बनाए? कह रहे देखिए 7 नए IIT और 7 नए IIM की शुरुआत की गई है और आगे भी की जाएगी। देश में 3000 नए IIT बनाए जाएंगे। नेहा जी देखिए, हमारे माननीय मोदी जी तो ये आप जवाब देंगे तो आप अगर इनको जवाब देंगे तो ये बोलेंगे कि आप डरी हुई हैं, क्यों? नेहा जी अरे सुनिए, 3000 नए IIT जो इस देश में बनाए जा रहे हैं, सरकार और पेपर बनाए, एक एक करके नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, वो इनको थोड़ी चलिए आकाश जी का मैं रुक कर लेती हूँ। देखिए आकाश जी किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है ना, जो बोलेंगे सही बोलेंगे ना, सच बोलेंगे ना। एक अर्थव्यवस्था किस तरह से है और अर्थव्यवस्था के लिहाज से ये कैसा है उस हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं युवाओं के लिए कुछ नहीं है। आकाश जी ऐसे कौन कौन से बिंदु है जिसपे आपको लगा कि नहीं ये युवाओं के लिए है, इससे युवाओं को फायदा मिलेगा, रोजगार मिलेगा? मैं सबसे पहले तो बात आऊंगा रेल फ्रेट कॉरिडोर जो 3 बनाए जा रहे हैं, जिस दिन से इनका निर्माण शुरू होगा, सबसे पहले युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिकॉज इसके कंस्ट्रक्शन में बहुत सी मैन पावर लगेगी, चाहे हमारे मजदूर भाई हों, चाहे मिस्त्री हो, आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, इतने लोग इनके कंस्ट्रक्शन में लगेंगे। सबसे पहले तो उससे रोजगार मिलेगा। फिर क्या होगा, रेल फ्रेट कॉरिडोर जैसे ही इनमें आ जाएंगे, एक्शन में आ जाएंगे, तो इमीडिएटली मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ा जंप आएगा। मैन्युफैक्चरिंग में जंप आने से मैन्युफैक्चरिंग में बहुत जरूरत की नीड होगी, क्योंकि होगा क्या कि इससे रॉ मटेरियल फैक्ट्री तक जल्दी पहुंचेगा और फिनिश्ड प्रोडक्ट पोर्ट तक जल्दी पहुंचेंगे। चाइना ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर तरक्की की थी 2000 के शुरू में, ये उससे भी ज्यादा एडवांस प्रोग्राम है। इससे हम अपने युवाओं को रोजगार दे पाएंगे हर लेवल पे, और साथ ही साथ इससे क्या होगा कि इंक्रीमेंट भी जो है युवाओं को मिलेंगे, क्योंकि जब जॉब जनरेशन इतनी हो जाएगी तो युवाओं को जो पीछे प्राइवेट सेक्टर में इंक्रीमेंट इतने नहीं मिल रहे थे वो मिलेंगे। तो इससे जो है मैसिव जॉब जनरेशन होगा और साथ ही साथ GDP ग्रोथ होगा और साथ में GST कलेक्शन भी बढ़ेगा। जितनी मैन्युफैक्चरिंग होगी उसमें GST कलेक्शन बढ़ेगा। अब GST कलेक्शन से क्या है, वो पैसा आ जाएगा जिससे हमारे गरीब भाई बहनों का वेलफेयर हो सकता है। अभी हमारे एक मित्र बात कर रहे थे कि गरीब भाई बहनों का वेलफेयर या फायदा नहीं हुआ, तो उनके सामने मैं एक डेटा रखना चाहता हूँ। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से
24 करोड़ 80 लाख गरीब लोग, जो गरीब भाई बहन ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आए हैं। यानी जिन लोगों को पहले हेल्थ की, एजुकेशन की, लाइफस्टाइल की या इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, जो इनसे वंचित थे, उनको मिलनी शुरू हो गई है। तो क्लियरली ये बता रहा है इंक्लूसिव ग्रोथ, खासकर हमारे गरीब भाई बहनों को पूरा ग्रोथ का इसका लाभ मिला है। अब आ जाती है कि हिंदुस्तान की तरक्की कितनी हो रही है। ये आकाशचंदल या आकाशचंदल.in नहीं, आज IMF ने डेटा दिया है। IMF का कल का डेटा क्या है? वो कह रहे हैं 6.7% इस साल में जीडीपी ग्रोथ, आने वाले 2 सालों में 6.5% की जीडीपी ग्रोथ रहेगी, जो कि दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में फास्टेस्ट है। मेरे मित्र जिस कंट्री से कहें वो डेटा लेके बैठे, मैं उनको उनका कंपैरिजन उसका डेटा के साथ दे देता हूँ। यूएस जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है, 2022 में उन्होंने 2 क्वार्टर में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ देखी। हमारी जीडीपी ग्रोथ आपके सामने। अब 2023 में आ जाइए, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ में रिकॉर्डेड। देखिए, जो आकाश जी उनकी मैंने बात सुनी और कई चीजें उन्होंने बताई, उस पर मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि रेलवे कोच बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट होगा। देखिए, रेलवे कोच फैक्ट्रीज बनाती हैं जो कि कई देश में कई जगहों पर। पिछले 4 साल में उन्होंने कोई रिक्रूटमेंट नहीं किया। आने वाले, अगर उनका काम ही है डिब्बे बनाना, और वो कोई रिक्रूटमेंट नया नहीं करने वाले हैं। दूसरी चीज, आपने कहा कि 25 करोड़ लोगों का डेटा है, जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए, तो नीति आयोग ने दिया है, जिसकी घोषणा पीएम साहब ने करी थी और वही उसके चेयरमैन भी है। इसका कॉन्ट्रडिक्शन कर लीजिए। एक तरफ आप कह रहे हैं 25 करोड़ लोग ऊपर आए हैं, दूसरी तरफ राइट टू फूड जिसका क्राइटेरिया है, जो क्राइटेरिया में जो होते हैं उन्हीं लोगों को मिलता है 2 वक्त का खाना। 80 करोड़ से ऊपर लोग नहीं ले पा रहे हैं, उनको सरकार को देना पड़ रहा है। तो कॉन्ट्रडिक्शन आपके दोनों फैक्ट्स में। उसके बाद आपने IMF की बात करी, तो IMF ने ही बोला है कि देश का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 80% से ऊपर चला गया है। क्यों चला गया है? क्योंकि हमारा देश का कर्जा 2.5 लाख करोड़ हो गया है। तीसरी चीज, आपने यूएस की बात करी कि यूएस की इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी, अरे तो पर कैपिटा इनकम भी देख लीजिए। तो उस पर बात की है ना उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटे को कम करने पर हमारा ध्यान है, उसको कम किया जाएगा। क्या कह रहे हैं? राजकोषीय घाटे को कम करने पर ध्यान है। अरे जो खुद चला रहे हैं उसका घाटा कम नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादातर स्टेट में तो बीजेपी की सरकार है, इसका मतलब वो गलत काम कर रही है। अगर ही वो इस तरीके से कर रहे हैं, इससे पहले भी तो गवर्नमेंट प्रदेश की भी रहती थी, राज्य और देश की भी रहती थी। इतना कर्जा तो नहीं हुआ। 1947 से 2014 तक तो 50 लाख करोड़ था, 2.5 लाख करोड़। ये अगर ये कहा जा रहा है कि देखिए ये जो बजट है वो जनता को ठगने वाला है, ये विपक्ष होने के नाते आप कह रहे हैं, वाकई आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है? फैक्ट की बात करता हूँ। आप कहते हैं कि हम क्या कहते हैं डीजल का यूज नहीं करेंगे। अरे 29% ज्यादा डीजल और पेट्रोल के दाम सरकार ले रही है। आज के रेट के हिसाब से 29% कम होने चाहिए, उसको क्यों नहीं कम कर रही है? अब आप ये कहते हैं कि इतने सारे एम्स बना दिए, IIT बना दिए। अरे तो जो बनाए हैं वो ऑन पेपर है। एम्स दरभंगा आपके सामने सबसे बड़ा नहीं, बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम जो कम नहीं हो रहे, तो वो कैसे कम होंगे? अरे 29% कम होने चाहिए आज के टाइम पर। नहीं तो कैसे कम होंगे? रेट कम है, इनको कम नहीं चाहिए। तो जीएसटी के दायरे में ले आइए ना। अरे गवर्नमेंट ये करेगी ना, हम गवर्नमेंट नहीं करेगी। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री के बीच ये सहमति बनती है और उसके बाद इस पे फैसला होता है। लेकिन जब ये बैठक नहीं, देखिए आरोप लगाएंगे तो किसी तरीके से उसके अंदर कुछ तथ्य होने चाहिए सर, ऐसे नहीं। लास्ट टाइम जब बात हुई थी, नहीं सुनिए ना प्रखर जी सुनिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ऐसे नहीं, जब लास्ट टाइम बैठक हुई थी और ये कहा गया था कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल को लेके आया जाए, तब आप लोगों के मुख्यमंत्रियों ने हाँ किया था? मुझे बताइए भाई। ये स्टेट ज्यादातर जगहों पर है ना। नहीं ज्यादातर कहाँ है बताइए ना। सरकारों से करें ना, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आज तो राजस्थान छत्तीसगढ़ में आप नहीं कहने को अगर आप लोग कह देते जीएसटी के दायरे में लेके आइए, नहीं इस तरह से नहीं ना। जो चाहिए, जो चीजें हैं उसको तथ्य के साथ रखिए ना सर। तथ्य की बात मैं तथ्य की बात, जो पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हैं वो 70% सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है। नहीं, अगर आप ये मैं उस बात पे नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ये कहते हैं जीएसटी के दायरे में लेके आइए जी, इनका जो टैक्स है वो कम करिए, तो कैसे कम होगा? कैसे जीएसटी के दायरे में? अभी आप जीएसटी हटाइए। सबसे पहले आज के टाइम पर जो पर बैरल रेट है उसके साथ 29% कम होना चाहिए। आप करिए ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कम करे। ठीक है, अजय जी कह रहे महंगाई बढ़ी हुई है, महंगाई कम करने का नाम जो मौजूदा सरकार है वो नहीं ले रही। नेहा जी, आज दुनिया में जिस तरह का हाहाकार मचा हुआ है,
उसके बाद भी हमारी इकोनॉमी सबसे स्टेबल है और सबसे कम महंगाई दर। नहीं, लेकिन ये तो आपने कहा था ना, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार आई, फिर मोदी सरकार आई, और तीसरी बार फिर आप वही बात कह रहे हैं कि मोदी सरकार। लेकिन उसके साथ साथ महंगाई का तो जिक्र करेंगे ना सर, या महंगाई नहीं दिखती आप लोगों को? देखिए, निश्चित लोग वाला भी करना भी चाहिए। महंगाई की बार मोदी सरकार। अजय जी, मेरी आपकी आवाज आ रही है सर, बोलिए। सुमित जी, आप नहीं ऐसे बीच में मत बोलिए ना, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। बीच में किसी की आवाज आ रही है? नहीं, आपकी आवाज क्लियर हम तक पहुंच रही है, बताइए। साहब, आप हमारे उसमें बोल रहे थे, इसलिए हम भी अब बोलेंगे ना, क्यों नहीं बोलेंगे? आप हमारे उसमें बीच में बोल रहे थे। तो ये देखिए, ये विपक्ष का काम है कि विपक्ष का काम सरकारों की आलोचना करना है, ये करते रहे। लेकिन इस देश की जनता ये जान रही है कि महंगाई भी आज कंट्रोल में है और ये देश दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला देश है। ये विपक्ष इस तरह का प्रोपेगेंडा करता रहेगा। ये लोग जो पूछ रहे थे, पीएम स्वनिधि योजना के बाद 18 लाख बैंकों की मदद की गई है। किसान सम्मान निधि के तहत पीएम फसल योजना से अन्नदाता को मजबूत किया गया है। 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को सम्मान निधि दी गई है। देश में क्या किया क्या नहीं किया वो सब जनता के सामने है, मुझे बताइए। नहीं, एक सेकंड अजय जी सुनिए ना, 1.40 करोड़ युवाओं को स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षण दिया गया है। उसके अलावा 15 नए एम्स चालू हो गए और 390 एम्स अभी आरंभ हुए हैं। वो एक साल के अंदर उसमें से 100 एम्स चालू करेंगे। पूरे 50 सालों में इन्होंने 7 एम्स बनाए थे। पिछले 10 सालों में 10 एम्स चालू हो गए हैं। सर, कितने एम्स चालू हुए, कितने अस्पताल चालू हुए, ये आंकड़ों में मत बताइए। कोरोना काल में सबने देख लिए। अरे सर, कोरोना काल में सबने देख लिए थे। फर्जी आंकड़े देने ये आंकड़ों में मत बताइए कितने एम्स चालू हुए, कितने अस्पताल चालू हुए, ये आंकड़ों में बताने की जरूरत नहीं है सर। ये तो कोरोना काल में सबने देखा। सरकार की उपलब्धियां हैं वो तो हम बताएंगे। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना था, किया क्या? स्वामीनाथन आयोग को जिस कांग्रेस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था, प्रधानमंत्री जी ने उसको लागू करने का काम किया और आज स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट से ही सारी चीजें हो रही है। काला धन वापसी लाने की बात की जा रही थी, आया क्या? आज 1.5 गुना से ज्यादा हो गई है और 1.5 गुना से पौने में नहीं आते ना फिर आप, मुझे बताइए ना। बोलते रहेंगे फिर मैं भी इनको नहीं बोलने दूंगा। ये बोलते रहेंगे, मैं भी इनको नहीं बोलने दूंगा। ये बोले और फिर मैं इनके बीच में बोलता हूँ। इनको एक शब्द नहीं मैं बोलने दूंगा। सरकार है, हाँ, मत बोलने दीजिए आप। अरे भाई, आपकी गवर्नमेंट, आप किसी को जनता को बोलने मत दीजिए। सही बात बोलने मत दीजिए। आप पूरे टाइम मेरे बीच में बोले हैं नेहा जी। नहीं, सुमित जी ऐसे मत करिए ना प्लीज। देखिए, आप लोग सभी सम्मानित है हमारे लिए, इस तरह से नहीं। इन लोगों के अंदर ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं। देखिए, डिबेट खराब हो जाती है, कोई मतलब नहीं। इस डिबेट का मकसद ये है कि हम एक निचोड़ तक पहुंचे, एक निष्कर्ष तक पहुंचे। इस तरह से नहीं ना, ये तरीका नहीं है। करने वाला बजट है जिसके लिए ये देश की जनता ने गवर्नमेंट को वहां बैठाया है। हाँ। इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, मुझे बताइए, बिल्कुल बोलिए। मुझे बताइए, जिस बात का मैं जिक्र कर रही थी कि आप लोगों ने कहा था कि काला धन वापस आ जाएगा तो देश में जो दिक्कतें हैं वो दूर हो जाएगी, हुई क्या? काला धन पे आज सबसे बड़ी सोच मोदी सरकार ने किया, इसीलिए तो पूरे दिन चिल्लाते रह रहे हैं। नोटबंदी के बाद हवाला का कारोबार आज मिनिमम हो गया। जो 35% पैरेलल इकोनॉमी चलती थी, आप बैठे हुए एक एक्सपर्ट पूछ लीजिएगा, इन्हीं लोगों, ये जो लोग बैठे हुए हैं, 35% पैरेलल। आपने कहा था स्विस बैंक से वापस आ जाएगा ना सर, वो मैं पूछ रही हूँ, वो आया क्या? काला धन नहीं था तो क्या था? किसान जो है वो आत्महत्या करना बंद कर देंगे, ऐसा हुआ क्या? युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा, ऐसा हुआ क्या? नहीं ना, नहीं, ऐसे नहीं। वो यही काला धन पे मार थी। नहीं, ये लोग तो चिल्ला रहे हैं, इसी चीज के लिए तो चिल्ला रहे हैं। नहीं, विपक्ष जो है वो जनता की आवाज होती है सर।
उसको नहीं दबाया जा सकता। विपक्ष जनता की आवाज समझ ही नहीं पा रही है। नहीं, वो तो बोलेगा ना सर, विपक्ष तो बोलेगा। इस दशा में पहुंचे हैं नहीं, मुझे ये बताइए, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगी, नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा, कौन बोलेगा सर? जनता क्या बोलेगी? क्या नहीं बोलेगी? विपक्ष बोलेगा। महंगाई होगी, कौन बोलेगा सर? विपक्ष बोलेगा। इनके तथा कथित 54 साल के युवा बेरोजगार है। आज युवा इस देश का एकदम सुखी है और इसलिए वो मोदी सरकार को सबसे ज्यादा वोट करता है युवा। अगर युवा सुखी होता तो सड़क पे होता, इनके बोलने से नहीं होता है ना। इनका युवा बेरोजगार है। 54 साल का युवा आज 54 साल की उम्र में पूरा देश देखने के लिए जा रहा है। जो मौत किया था, पूरे जीवन भर सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुआ था, आज उसको गली गली इसलिए भटकना पड़ रहा है जो बेरोजगार हो गया है। 54 साल का युवा जो है वो बेरोजगार है। प्रखर जी जल्दी से। आपको इतना पर्सनली बोल दूंगा कि बीजेपी आपको डिबेट छोड़नी पड़ जाएगी। बोलिए, मैं भी मेरे नेताओं पर मत करिए। मैंने पर्सनली नहीं, पर्सनली नहीं, आप बोलेंगे नहीं, आपको इतना पर्सनल बोल दूंगा कि आपको बुरा लग जाएगा। नहीं सर, नहीं, ऐसे नहीं करते आप। आप लोग सभी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना सर, ऐसे थोड़ी ना होता है। आपके नेता मन से झूठ बोलते, झूठे नेता है आपके। अब मैं बताता हूँ, झूठे तो आपके नेता है। कई नेताओं का सर मुद्दे पे रहिए ना। देखिए, नहीं, ऐसे नहीं। प्रखर जी, अजय जी, सर अगर आप लोग ऐसे करेंगे सर, फिर मुझे सभी की आवाज डाउन करवानी पड़ेगी, बंद करवानी पड़ेगी। ये तरीका नहीं है ना। मुद्दों पे बात करिए ना सर, बजट पे बात करिए ना, एक दूसरे पे निजी हमले मत करिए प्लीज। पूरे समय मेरे बीच में बोल रहे थे दोनों लोग, तो आपने आवाज क्यों नहीं अब आप बोलते रहिए, बैठ पर भाग रहे हैं। अगर विपक्ष सवाल पूछेगा, कहेगा विपक्ष की बात ठीक है। 60 साल तो आपकी भी आवाज नहीं। विपक्ष सवाल पूछेगा तो जवाब भी सुनेगा ना, जवाब नहीं सुनेगा। आप बताइए, 60 साल आप संसद से लेकर के सड़क तक सिर्फ अपनी बात करके जब संसद में जवाब दिया जाता है तो लोटियां लेकर के भागने लगते हो, लोटियां लेकर के भागने लगते हो। पहले सवाल पूछते हो, संसद कब करते हो, जब जवाब देने की बात आती है तो भाग चलते हो, मुंह छुपा करके संसद से भागने का काम करते हो। देश का नेता है जिसको एक पार्टी ने भ्रष्टाचारी बोला हो, उसके बाद अपनी पार्टी में ना ले लिया हो। ऐसे डबल स्टैंडर्ड वाली बातें करती बीजेपी। हर नेता ऐसे चोरों को भरे रहो और चोरी की बात करते रहो। आप कांग्रेस का निगेटिव पॉलिटिक्स करते ठीक है, नहीं सर ऐसे नहीं ना। अब नहीं समझ आ रही, जनता तक नहीं पहुंचेगी आप लोगों की आवाज। ऐसे नहीं होता है, एक एक करके बोलिए ना, ताकि जनता तक भी आपकी बात जाए, हम भी समझ पाए, इस डिबेट को हम एक निचोड़ तक लेके जा पाए, एक निष्कर्ष तक लेके जा पाए। ये कोई तरीका नहीं है कि आप सभी इकट्ठे बोलेंगे और कुछ समझ नहीं आ रहा सर। ठीक है अजय जी, मैं आपका रुख करती हूँ। सर एक विकसित भारत की हम कल्पना करते हैं, कैसे पूरा हो पाएगा? क्या उसका रोड मैप रहेगा? क्या इस तरह के बजट से हम उसकी कल्पना कर सकते हैं क्या? 100% इसी तरह का लोक लुभावन बजट नहीं। 1947 में विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी ने स्वप्न देखा है, इसी तरह के बजट से वो पूरा होगा। वो लोगों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके थोड़ी पूरा होने वाला है। ये लोग लेकिन ये लोग तो कह रहे हैं कि जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो और अमीर होता जा रहा है। कैसे संतुलन बिठाएंगे? नेहा जी, इनकी बात 100% सही है। हाँ। ये लोग जो लूट के रखे थे तो गरीब होंगे ना। वो जो धन निकल रहा है ये लोग गरीब हो रहे हैं। लेकिन इस देश की जनता, इस देश का गरीब 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसको ये थोड़ी स्वीकार करेंगे। जब तक इनका घर भरा पड़ा था, लूट के अपने घर में रख रहे थे, तब तक सब लोग अमीर थे। हमारे यहाँ एक कहावत, हंगर इंडेक्स ये बताता है कि एक देश की बड़ी आबादी है जो भूखी रहती है सर, उसका क्या? देखिए आज के समय में एक भी आदमी भूखा न सोए, इसलिए 85 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। लेकिन वो भी इनको सर लोगों को अनाज चाहिए, ये रोजगार इसलिए नहीं दिया जा नहीं। ये मुझे ये बताइए कि 85 करोड़ लोगों को अगर आप अनाज दे रहे हैं तो आप समझते हैं कि देश में क्या हालात है? इसको आप कॉम्प्लीमेंट की तरफ ले रहे हैं, ये आपकी सोच हो सकती है सर,
लेकिन ये दूसरी तरफ अगर हम देखें, हर सिक्के के दो पहलू। नहीं, सुनिए ना, ऐसे नहीं, सुनिए सर, सुनिए थोड़ा सा, कि अगर आप ये कहते हैं 85 करोड़ लोगों को हम अनाज दे रहे हैं, तो सर रोजगार क्यों नहीं? रोजगार की जरूरत नहीं है उन्हें? नेहा जी, हमारे देश में हमारे जो अन्नदाता है, 2014 के बाद हमारा खेती का रकबा दुगना हुआ है। ये किसी भी एक्सपर्ट से पूछ लीजिएगा। 2014 के बाद आज हमारे देश में अन्न सरप्लस है, और अन्न सरप्लस होने से हम उनको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए नहीं पहुंचा रहे हैं कि वो भूखों मर रहे हैं, इसलिए पहुंचा रहे हैं कि उनके घर में भी एक्स्ट्रा अन्न। सर, 1 किलो आटे की कीमत समझते हैं आप? इसलिए नहीं दे रहे जो भूखों मर रहे हैं। आज से 10 साल पहले कितनी थी और आज कितनी है? महंगाई कहाँ पहुंची है? 2 वक्त की रोटी खाना आप समझ रहे हैं कितना मुश्किल है इस वक्त? नेहा जी, इस दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है, कोविड के बाद पूरे देश में, पूरी दुनिया में अकाल पड़ गया था। भारत की इकोनॉमी सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी है। भारत में एक भी आदमी भूखा न सोए, इसलिए भारत सरकार ने ये योजनाएं बनाई। आज जहां दुनिया भर में युद्ध चल रहे हैं, दुनिया भर में लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, भारत की सरकार ने ये सुनिश्चित किया कि हमारे देश का एक भी आदमी अच्छा, मुझे बता दीजिए, ठीक है, राजकोषीय घाटा, एक सेकंड सर, राजकोषीय घाटा जब मनमोहन की सरकार थी वो गई, 2014 के बाद से कितना बढ़ा या कितना घटा, बता दीजिए। राजकोषीय घाटा बड़ा है या नहीं बड़ा है, मुझे इतना बता दीजिए। नहीं, कोविड के बाद से परिस्थितियां पैदा हुई ना, वो तो आप तो जीडीपी को बेहतर करने की बात कर, एक विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं सर। और अभी आप बताइए, राजकोषीय घाटा का ये आज के समय में जो कोविड हुआ उसके बाद से उत्पन्न हुई, लेकिन तो भी भारत बोल रहे हैं, वोट क्यों बोल रहे हैं? अच्छी बात बोलिए, समय हो गया है। आप जनता के आगे, देश के आगे कुछ अच्छी बातें तो रखिए। नहीं, 2014 के बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। 2014 के बाद ऑक्सन की रिपोर्ट है, जिसको इनके जो लीडर दत्तात्रेय है उन्होंने भी बोला है कि देश के 1% आबादी के पास देश की 40% संपत्तियां पहुंच गई, और देश के 10% लोग हैं, उनका देश का 72% का हिस्सा है उनका संपत्ति। ये हालत हो गई। आप ये कहते हैं कि इतने सारे लोगों को खाना दे रहे हैं, तो भैया राइट को फूड का कौन सा क्राइटेरिया है उसका? जो गरीबी रेखा के करीब हो उसी को दिया जाता है। मुझे नहीं मिल रहा, आपको नहीं मिल रहा, मुझे लगता है पैनल में बैठे किसी आदमी को फ्री में राशन नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि वो क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। वो क्राइटेरिया तो बताइए, किस क्राइटेरिया से दे रहे हैं? क्योंकि उनकी आय इतनी है ही नहीं। अच्छा, मैं नौकरी या कोई भी नौकरी क्यों करता है? 2 वक्त खाना तो सभी को मिल जा रहा है। मैं नौकरी इसलिए करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, और नौकरी करने के बाद अपना पैसा जब खर्च करता हूँ तो मुझे सम्मान मिलता है। आप देश के युवाओं को खाली कह रहे हैं पकौड़ा तलने से सम्मान मिलेगा। आप कह रहे हैं बस आप आटा दाल चावल ले लो और बस ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है। देश चलाने की बात हो रही है। देश में आप नहीं, ये कह रहे कोरोना के बाद से हालात बदले हैं, और उन बदले हुए हालातों को समझना होगा। तो क्या भूखे मरने की नौबत आ जाए? प्रखर जी, क्या अनाज न मिले? जनता को राहत तो देनी पड़ेगी ना कहीं ना कहीं। अरे तो बीते हुआ टाइम हो चुका है उसका, पूरे देश की। और ये विकसित देशों की बात कर रहे हैं, तो बताइए कौन से देश में भुखमरी मची हुई है? अमेरिका में मची हुई है, इंग्लैंड में मची हुई है, कहाँ मची हुई है? नेपाल क्या जानकारी नहीं है? आप टीवी पे बैठे हुए हैं, आप क्या बता रहे हैं? दूसरी चीज, अरे बताइए, जो अन्न के लिए तड़प रहे हैं, आप पूछे जो बैठे हुए हैं, नहीं, अच्छा एक मुझे बात बताइए सुमित जी, मैं आ रही हूँ, एक सेकंड नहीं, सुमित जी, ठीक है, ठीक। लाखों करोड़ लोग, लाखों करोड़ कंपनियों को फायदा हुआ कोरोना के काल में, और देश में लोग आगे, जब हमने हमारे लीडर राहुल गांधी जी ने कहा कि कोरोना नाम का खतरा इस देश में आ रहा है, तो हमारे देश में नमस्ते ट्रम्प कराया जा रहा था। आप कोरोना की बातें करते हैं, तब हमारे देश में चुनाव कराए जा रहे गांधी ने बोला कि टीकाकरण मत करिए, तो टीका मत लगवाइए। उसी राहुल गांधी ने बोला कि कोविड का टीका मत लगाओ, जिस राहुल गांधी को बता रहे हो आप कोविड के
कोरोना से हम निकल के आते हैं ना सर, अब कोरोना की नहीं, बजट पे रहते हैं। सुमित जी, अगर बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दें, बहुत बड़े लोक लुभावने बजट को पेश कर देते हैं, तो क्या वो सही था? अगर उन चीजों को पूरा ना कर पाए तो? नेहा जी देखिए, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे बहुत काम करा है हम लोगों ने, हम युवाओं के लिए बहुत काम कर रहे हैं। भैया आप मुझे बताइए, अगर इतना ही बढ़िया काम हो रहा होता तो रतन टाटा की कंपनी से क्यों छटनी हो रही होती, रिलायंस वालों की यहाँ से, जियो की यहाँ से क्यों छटनी कर रहे थे, युवाओं को क्यों बाहर का रास्ता दिखा रही है, कंपनी क्यों निकालती चली जा रही है, क्यों भाई, क्यों नीचे आ रहा है? अरे रोजगार नहीं दे रही है, बेरोजगार रखी है, उसके बावजूद में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा। अजय जी सुन लेते हैं सर। नहीं, थोड़ा सुन लेते हैं। देखिए, एक अच्छा प्रवक्ता जो होता है एक अच्छा श्रोता भी होता है। सुन लेते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, ऐसे नहीं। आपने नहीं, आपको बहुत टाइम मिला डिबेट में सर। अब सुमित जी को सुन लेते हैं। सुमित जी सुन लेते हैं सर। चैनल पे बैठे हैं, लाइव बैठे हैं, कोई वो नहीं है। मुद्दे पे रहिए ना सर, कुछ वक्त बचा है हमारे पास, कुछ मिनट बचे हैं, अपनी बात को रखिए सुमित जी। इनसे नेहा जी छोटा सवाल है, 87% युवा वोटर जो है भारतीय जनता पार्टी को क्यों वोट देता है? इनसे पूछिए, हर चुनाव में नहीं, अजय पाठक जी, ये अति आत्मविश्वास से लबरेज है क्या भारतीय जनता पार्टी? मुझे थोड़ा समझा दीजिए। अगर युवा वोट दे रहा है इसका मतलब ये नहीं कि युवा दूसरी पार्टी को वोट नहीं दे सकता है ना सर? ऐसा तो नहीं है ना कि भारतीय जनता पार्टी का पेटेंट हो गया युवा, नहीं है ना? जो सरकार उसको बेरोजगार रखेगी उसको वोट क्यों देगा? ठीक है सुमित जी, जल्दी से बात रखिए। नेहा जी देखिए, आज देश के आगे, जनता के देश के आगे क्या रोडमैप तैयार हो रहा है? केवल एक हिंदू मुस्लिम वाली बातें तैयार हो रही है, युवाओं को क्या हिंदू मुस्लिम पे आ गए। नहीं, उसमें बताइए ना, हिंदू मुस्लिम नहीं करना हमने सर। ये बात बताइए कि क्या बड़ी बड़ी घोषणाएं करना, बड़े बड़े वायदे करना और उन वायदों को पूरा ना करना, वो सही है क्या? या मौजूदा हालात, मौजूदा स्थिति को देखते हुए ऐसा बजट पेश करना जो संतुलित हो, जो सरकार पूरा कर पाए? नेहा जी देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब से आए हैं तब से कह रहे थे कि काला धन वालों की लिस्ट हमारे पास है। आज तक काले धन वालों की लिस्ट उजागर नहीं हुई है, कम से कम एक वही लिस्ट उजागर कर दो। सुन लीजिए, वही अपने बिस्तर के नीचे 25 करोड़ रुपया रख के ऊपर सो रहे थे, वो निकाल करके ले आई ना। नहीं सर, ऐसे नहीं। थोड़ा सा देखिए पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ता है और दूसरे की बात सुननी भी पड़ती है अगर आप डिबेट में हैं। बहरहाल मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।